हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पीजीटी एग्जामिनेशन 2010 का प्रीवियस पेपर, जिसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 57 तक। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पूरा पेपर करा दीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से 125 तक। इस बुक के दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने वेरीफाई कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी भी कोई आंसर में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक बार उसको पढ़ता हूं, वेरीफाई करता हूं, क्योंकि एक बार अगर गलत क्वेश्चन पढ़ा दिए गए बच्चों को तो चैनल पर से विश्वास उठ जाता है, फिर उस चैनल से पढ़ने का मन नहीं करता है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन। द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म। अबाउंड दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अबेंडेंस, और इसका एडजेक्टिव अबेंडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा। इन ट्रांजिटिव का मतलब, ऐसे ट्रिक याद रखिए, इन मतलब में नहीं आता है, यानी कि इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता है और ट्रांजिटिव में आता है। तो किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है, चलिए देखते हैं। पहला, अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। दूसरा सेंटेंस, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 इज ऑन योर स्क्रीन। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है जस्ट वर्ड से, तो ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस बन जाएगा। IC जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन योर स्क्रीन। हिज क्रिएशन ट्रायम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड शॉर्टकमिंग ड्रॉज फ्रॉम इट अ यूनिक ब्रॉडनेस ऑफ व्यू, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness. The comment on Whitman's poetry is by। तो दोस्तों ये वॉल्ट विटमैन की पोएट्री पे कमेंट किसने किया है? करेक्ट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 4 श्री अरबिंदो इज द राइट आंसर। दोस्तों पीजीटी का एग्जाम 9-10 मई को लगा हुआ है। सेंटर पता चल गए हैं सबको, जिले डिस्ट्रिक्ट पता चल गए हैं। बहुत आज आपको 6 मई को आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिए फटाफट, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन योर स्क्रीन। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, द लाइन्स अकर इन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 पैराडाइज लॉस्ट। वीनस एंड एडोनिस 1593 में 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया शेक्सपियर का। ठीक है, टिंटर ने भी आपको पता है लिरिकल बैलेट की सबसे आखिरी पोयम है वर्ड्सवर्थ की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन, समथिंग सर्टेनली फेल इन फार, आई हर्ड ए स्प्लैश। ऑप्शन नंबर 3 फार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानवता से प्रेम करे। तो जो मानवता से प्रेम न करे यानी घृणा करे उसको कहेंगे मिसएंथ्रोपिस्ट। और ऑप्शन ए मिसोगेमिस्ट का, गेम मतलब शादी, याद रखो गेम, शादी भी एक गेम है। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब जिसे शादी से घृणा हो, और मिसोजाइनिस्ट का मतलब जिसे स्त्रियों से घृणा हो। तो ऑप्शन 3 मिसएंथ्रोपिस्ट इज द राइट आंसर। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स लवर ऑफ मैनकाइंड और मिसएंथ्रोपिस्ट मीन्स हेटर ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। Complete the sentence with the suitable noun clause. The police must know where he is living. Option number A is the right answer. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। The collective noun for constable is। कांस्टेबल का दोस्तों कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? बंच नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, बैच भी नहीं होगा, तो पॉसी इज द राइट आंसर। POSSE पॉसी। कांस्टेबल का कलेक्टिव नाउन हो जाएगा पॉसी, POSSE। ये दोस्तों सारे आंसर वेरीफाइड हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कोई भी क्वेश्चन बिना वेरीफाई करके पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज नॉट AN। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में सभी पता है कि पोएट तो थे ही, क्रिटिक आलोचक तो थे ही, सबसे इम्पोर्टेंट एसिएस्ट में इन्होंने
कल्चर एंड एनार्की 1869 लिखा है, एसे ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा है 1865। तो नॉवलिस्ट नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 नॉवलिस्ट नहीं थे अर्नोल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज ट्यूरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। तो दोस्तों इसमें प्रोनाउंस पे ध्यान दीजिए। एक तो ट्यूरन का टी कैपिटल देखिए, तो पहले ऑप्शन में ट्यूरन का टी स्मॉल है, पहला तो गलत ही हो गया। और गलती वाले पहले हटा लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपने काट दिया, अब ऑप्शन 2 पे आइए। इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज टूरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। यहाँ पे दूसरे वाले में फुल स्टॉप लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा आइए, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज, वहाँ इट लगा दिया, इट तो उसमें दिया ही नहीं है, तीसरा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज ट्यूरन कॉमा द लैंड ऑफ डार्कनेस कॉमा इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट, फुल स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पंक्चुएशन। इस पंक्चुएशन का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी आर मार्क टू डाई वी आर इनो मतलब इनफ टू डू आवर कंट्री लॉस एंड इफ टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, हु सेज दिस। तो दोस्तों ये कौन कहता है? ये किंग हेनरी कहता है। किंग हेनरी 5 में एक्ट 4 सीन 3 में कहता है, और सेंट क्रिस्पेंस डे स्पीच का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 किंग हेनरी इज द राइट आंसर। ये लाइनें कौन कहता है? किंग हेनरी इन किंग हेनरी 5 में कहता है। कैसुराइज है, आपको पता है एक पॉज होता है, तो पॉज हाँ ऑप्शन में नहीं है, पॉज हो या फिर ब्रेक इन अ लाइन हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैड मैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। बहुत अच्छी लाइनें हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई दोस्तों, बताइए आप लोग। ये लाइनें ली गई हैं अ समर नाइट से, जो कि अर्नोल्ड का एक वर्क है जो 1855 में पोएम्स कलेक्शन में आया था, ठीक है, पोएम के कलेक्शन में आया था 1855 में। समर नाइट बरीड लाइफ भी टेनिसन का है, सॉरी बरीड लाइफ भी अर्नोल्ड का है, जो कि 1852 में आया था, पब्लिश हुआ था 1852 में। फॉरसेकन मरमैन भी बाय अर्नोल्ड है और डेस्टिनी भी बाय अर्नोल्ड है। तो चारों वर्क ये अर्नोल्ड के हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अ समर नाइट इज द राइट आंसर। द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. इलियट, हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही। तो द फैमिली रीयूनियन जो कि टी.एस. इलियट का वर्क है, उसमें जो हैरी है वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि उसे लगता है कि ही थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, उसे लगता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन योर स्क्रीन। यस, व्हाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शो, इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। हु स्पीक्स दीज वर्ड्स इन मुल्क राज आनंस टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937 में लिखा गया दोस्तों। टू लीव्स एंड बर्ड्स 1937। ये दोस्तों पीजीटी 2010 का प्रीवियस पेपर है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जॉन डी ला हावरे। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों स्पेलिंग के हिसाब से करिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका। बहुत अच्छा क्वेश्चन 74। सब्स्टिट्यूट द करेक्ट इडियम फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कुछ बच्चों ने देखते ही इसमें हेल्टर स्केल्टर मार दिया होगा, क्योंकि हेल्टर स्केल्टर का मतलब ही डिसऑर्डर होता है। लेकिन इसमें एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगा के आपको इडियम पूछा है। जो आप पहला इडियम देख रहे हैं कंफ्यूजन वर्ड्स कंफाउंडेड, ये इडियम फ्रेज पैराडाइज लॉस्ट का है, और यही करेक्ट आंसर है। ये पैराडाइज लॉस्ट का इडियम है, जिसका मतलब होता है बहुत ही स्थिति वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होना। ऑप्शन नंबर 1 कंफ्यूजन वर्ड्स कंफाउंडेड इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द वन that does not match.
तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? टच स्टोन एज यू लाइक बिल्कुल सही है। गॉनरिल किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है, जीआरसी याद रखिए, गॉनरिल रीगन कॉर्डेलिया, ये भी सही है। चिन्ना जूलियस सीजर आपको पता है, बिल्कुल सही है। तो गोबो इज नॉट मैच्ड, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गोबो जो है 12th नाइट में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। टी.एस. इलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन 1948। दोस्तों देखिए, हमारे अमेरिकन राइटर में 17 राइटर में से 3 लोगों को नोबेल मिला है। टी.एस. इलियट को 1948 में, और किसको मिला है बताइए? विलियम फॉकनर को मिला है, और एक किसको मिला है? एक अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला है। तो विलियम फॉकनर को 1949 में मिला, लेकिन ये लेने के नहीं गए थे, तो 1950 में इन्होंने रिसीव किया। और 1952 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला है द ओल्ड मैन एंड द सी को। तो 48 में किसको मिला? टी.एस. इलियट को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शेली? तो शेली के द्वारा इसमें कौन सा प्ले लिखा गया बताइए आप लोग? द बॉर्डर्स तो आपको पता है कि नहीं है, द बॉर्डर्स तो वर्ड्सवर्थ का है। तो द सेंसाई एक ट्रेजेडी है। तो इसमें से कौन सा वर्क है बताइए आप लोग? करेक्ट वर्ड बताइए, करेक्ट आंसर। आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों। सेंसाई आपको पता है किसने लिखा है? शेली ने लिखा है। 5 एक्ट में लिखा गया है, ट्रेजेडी है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सेंसाई इज द राइट ऑप्शन। इसकी स्पेलिंग से याद रखिए, CENCI 5 एक्ट में है, इसकी स्पेलिंग से याद रख लो। ये ट्रेजेडी है, ये 1819 में लिखी गई, 1819। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज अकर्स इन शेक्सपियर्स। ये शेक्सपियर के किस वर्क में आता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज? तो दोस्तों ये आता है आपका एज यू लाइक इट में। और ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये किस में है? 78। बताइए आप लोग 78 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज अकर्स इन शेक्सपियर्स, ये एज यू लाइक इट में आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एज यू लाइक इट में आता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया, यहाँ पे जैक्स बताता है। चलते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। सर टॉबी बेल्च इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर। तो सर टॉबी बेल्च का करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में है? सर टॉबी बेल्च है 12th नाइट में। राइट आंसर 12th नाइट। क्वेश्चन नंबर 80। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन? मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 1 की पहली लाइन है ये। तो तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि अब हम फिर कब मिलेंगे, इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। मैकबेथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर आपको पता है एलिजाबेथन एज के थे। तो आपको मैं आज सबकी एज याद कराने की ट्रिक बता देता हूँ। हमारे पास 17 राइटर हैं। एलिजाबेथन एज हो गए शेक्सपियर, टी.एस. इलियट हो गए, मॉडर्न के सिंगल वालों निकाल दो, 2 निकल गए। अब 4 राइटर हो गए, 4 रोमांटिक, 4 विक्टोरियन, 4 अमेरिकन, 12 वो हो गए, 3 इंडियन, 15। 15 तो कितने हो गए? 17। तो रोमांटिक में कौन कौन है? रोमांटिक में सीरियल से देखिए, नंबर 1 पे हमारे हैं वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 कीट्स, नंबर 3 शेली, नंबर 4 चार्ल्स लैम्ब। अब आ जाते हैं विक्टोरियन में। विक्टोरियन में नंबर 1 चार्ल्स डिकेंस, नंबर 2 मैथ्यू अर्नोल्ड, नंबर 3 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, नंबर 4 थॉमस हार्डी। अब आ जाते हैं इंडियन में। इंडियन में नंबर 1 कमला दास, नंबर 2 मुल्कराज आनंद, और तीसरा इंडियन राइटर कौन है बताइए आप लोग? 3 हमारे इंडियन राइटर हैं, कौन कौन? कमला दास, मुल्कराज आनंद, और तीसरा कौन है? निसिम इजकिल को भी याद रखिए, तीसरे निजिम इजकिल हैं। 4 अमेरिकन राइटर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फिर दूसरा कौन? वॉल्ट विटमैन, तीसरा कौन? अर्नेस्ट हेमिंगवे, और चौथा कौन? विलियम फॉकनर। तो टोटल दोस्तों 17 राइटर हमारे हैं, ध्यान रखिए, अपनी टंग पे रखिए 17 राइटर। क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन वाज कमला दास बॉर्न? कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था, और इनकी डेथ 31 मई 2009 में हुई थी। ये मैंने लिख भी दिया दोस्तों आपके याद करने के लिए। 1934 में दोस्तों आपको पता है कि 1934 में एस.टी. कॉलेज की डेथ हो गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और एस टी कॉलेज चार्ल्स लैम्ब के भी अच्छे दोस्त थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। विच वन इज अ नॉवेल बाय फॉकनर अमंग द फॉलोइंग? विलियम फॉकनर का इनमें से कौन सा नॉवेल है? तो द साउंड एंड द फरी, ये मैकबेथ की लाइन है और यही 1929 ये नॉवेल फॉकनर का है। और द ओल्ड मैन एंड द सी ये किसका है? ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। रिटन हुआ, ये लिखा गया 1951 में, पब्लिश हुआ 52 में, पुलित्जर इसको मिला 53 में, नोबल इसको मिला 54 में। द सन आल्सो राइजेस भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है 1926 में। और ऑफ माइस एंड मैन ये जॉन स्टीनबेक का है वर्क 1937 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द साउंड एंड द फ्यूरी 1929। कुछ लोग दोस्तों इसको फ्यूरी पढ़ते हैं, कुछ फरी पढ़ते हैं। साउंड एंड द फरी आप याद रखिए, FURY। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। प्रोनाउंसिएशन आप स्पेलिंग लर्न करने के हिसाब से करिए, मेरी यही सलाह है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन? तो दोस्तों पेरिस एंड लंदन किस शहर में आता है? अ टेल ऑफ टू सिटीज इस वर्क में आता है। इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट इज़ द वर्स्ट ऑफ द टाइम, ये सबसे अच्छी लाइन है इस प्ले की। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपको पता है 1861 में आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ऑलिवर ट्विस्ट भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। ये चारों ही चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स है। डेविड कॉपरफील्ड इनका ऑटोबायोग्राफिकल सबसे फेवरेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेल ऑफ टू सिटीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। गंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के किस वर्क में गंगू आता है? तो कुली में मुन्नू आता है 1936 में। अनटचेबल 1935 में भाखा आता है, इसके पिताजी लाखा, इसकी बहन सोनी को कौन छेड़ देता है? पुजारी कालीनाथ। टू लीव्स एंड बड में गंगू आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1937 में टू लीव्स एंड बड। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस दोस्तों ये एक मुल्क राज आनंद का नॉवेल है जो 1953 में आया था। तो आपको सही आंसर गंगू का वाला क्या हो जाएगा? गंगू अकर्स इन टू लीव्स एंड अ बड। कुली में कौन आया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। 86। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। हु हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स? पिकविक पेपर दोस्तों चार्ल्स डिकेंस का पहला ही वर्क है। पहला इनका नॉवेल चार्ल्स डिकेंस का है पिकविक पेपर्स। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन तो थे लेकिन ये विक्टोरियन पोएट नहीं है, नॉवलिस्ट के रूप में फेमस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 नॉवलिस्ट सही होगा, विक्टोरियन पोएट गलत होगा, क्योंकि विक्टोरियन जरूर थे चार्ल्स डिकेंस लेकिन ये नॉवलिस्ट के रूप में फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 85। चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज दैट ऑफ? तो दोस्तों इलिया आपको पता है इनके साथ एक क्लर्क काम करता है जो कि इटालियन था और उसका जो स्पेलिंग थी वो थी EILO, इलो, उसी से इन्होंने इलिया बनाया। तो ऑप्शन 4 एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस इज द राइट आंसर। एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस इज द राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवंत गार्डे? अवंत गार्डे AVANT। अवंत गार्डे क्या है दोस्तों? ये है इनोवेटिव। अवंत गार्डे क्या है? इनोवेटिव, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 4 इनोवेटिव इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। एन इपिक इज, इपिक दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल करने की गलती मत करिएगा, इपिक जो है ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। इन इंडिया बाय निसिम एजकिल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन? तो दोस्तों इन्होंने लिटरेचर और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। सारे आंसर्स दोस्तों वेरीफाइड हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर कोई गलत टीचर पढ़ा देता है तो फिर उस चैनल से दोबारा पढ़ने का जी नहीं करता, क्योंकि उससे विश्वास खत्म हो जाता है। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट्स? तो प्रिंस चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, आपको पता है। चार्ल्स लैम्ब इज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स। ये चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस कहा जाता है। थॉमस हार्डी दोस्तों, थॉमस हार्डी निराशावादी थे तो पेसिमिस्ट थे। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है तो पेसिमिस्ट थे। हालांकि कहीं कहीं पे इनको मिलियोरिस्ट भी कहा गया है, ये अपने आप को मिलियोरिस्ट मानते थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको पेसिमिस्ट इज द राइट आंसर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? वही देखिए क्वेश्चन पीछे भी अभी आया था, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वाला।
तो दोस्तों ये एज यू लाइक इट में आती है लाइन, और इसमें चारों ही ऑप्शन, ये आयोग ने गलत क्वेश्चन पूछा था, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। मैकबेथ, किंग लियर, हेमलेट, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा। सेवन एजेस ऑफ मैन आते हैं दोस्तों एज यू लाइक इट में। कहाँ आता है? एज यू लाइक इट में आता है। जैक्स ये लाइनें बोलता है। सेवन एजेस के बारे में कौन बोलता है? जैक्स। एज यू लाइक इट का सही आंसर होगा। आयोग ने इसको फॉल्स माना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, वीनस एंड एडोनिस 1593 सिक्स लाइन स्टेंजा में ये वर्क लिखा गया, शेक्सपियर का वर्क है। और ऑप्शन नंबर 4 विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस। रेप ऑफ ल्यूक्रीस भी दोस्तों 1594 में आई थी, 7 लाइन स्टेंजा राइम रॉयल में। क्वेश्चन नंबर 96, द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहनी इन मुल्क राज आनंद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनटचेबल 1935 में लिखा गया। इसमें सोहनी जो थी, जो कि भाखा की बहन थी और लाखा की बेटी थी, और उसको कौन पुजारी छेड़ता है? कालीनाथ। कालीनाथ उसको छेड़ता है मंदिर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। द एलिजी एडोनिस हैज बीन रिटेन टू मॉर्न द डेथ ऑफ। दोस्तों आपको पता है एडोनिस जो है वो 1821 में लिखी गई। जॉन कीट्स की डेथ पे शेली ने लिखा है इसको, और ये 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है। 55 × 9 कर दीजिए, 495 लाइन्स की ये वर्क है। तो ये जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी शेली ने। ऑप्शन नंबर ए, द एलिजी एडोनिस हैज बीन रिटेन टू मॉर्न द डेथ ऑफ जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। दोस्तों 1818 में लिखा गया, शेली का वर्क है, और इसका एक सबटाइटल भी है लियोन एंड सिथना, या फिर और रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी भी इसका एक सबटाइटल है। और रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो किसने लिखा इसको? इसको दोस्तों लिखा है शेली ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एक्सेंट। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर इसका चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, चार्ल्स लैम्ब। हु रोट द पोएम एंडाइमियन। दोस्तों जॉन कीट्स की पोएम है, और ये 1817 में लिखी गई और 1818 में पब्लिश हुई। हीरोइक कपलेट में ये वर्क लिखा गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसी वर्क की लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। हु रोट द पोएम एंडाइमियन, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। हु सेड द कीट्स वाज अ ग्रीक। ये शेली ने कहा था, इनके फ्रेंड थे शेली, और शेली ने उनको कहा था कीट्स को कि कीट्स वाज अ ग्रीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल द पोएम द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, सबको पता है। तो वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 102 का हो जाएगा थर्ड। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल सी, मैन फॉर द ऑर्डर। तो दोस्तों पुरुष का काम है खेत में जाना, यानी कि बाहर से पैसे कमाना। औरत का काम है हर्थ यानी ईठी, यानी घर में खाना पकाना। मैन फॉर द स्वॉर्ड, मनुष्य का काम है तलवार बाजी करना, यानी कुछ से युद्ध करना। और महिला का काम है घर में सुई आगे से जो भी काम हो, अपना कपड़े सिलना। तो ये टेनिसन की बहुत अच्छी पोएम है द प्रिंसेस। इसमें महिलाओं के अधिकारियों की बात की गई है, उनके एजुकेशन की बात की गई है। ये पब्लिश हुई थी 1847 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिंसेस। इन मेमोरियम दोस्तों पता है आपको, पब्लिश हुई 1850 में। आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पे इसको टेनिसन ने लिखा था। और यूलिसीज आपको पता है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और ये लिखी गई 1833 में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया टेनिसन को, तो इसीलिए उन्होंने 10 सालों तक कोई पब्लिकेशन नहीं कराया। फिर इसका पब्लिकेशन हुआ 1842 में। अमाउड इनकी बड़ी फेवरेट पोएम है टेनिसन की, ध्यान रखना, जो कि 1854 में ये लिखी गई और 1855 में पब्लिश की गई। तो ये लाइनें किस पोएम की हैं? ये लाइनें हैं दोस्तों ऑप्शन ए, द प्रिंसेस की, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। तो ये जो वर्क दिया है द डिसेंडेंट्स 1967 में आया। ये पोइट्री कलेक्शन है 23 पोएम्स का, कमला दास का। तो ऑप्शन नंबर 3 कमला दास इज द राइट आंसर। कमला दास का दोस्तों सीडोनिम क्या था आपको पता है? माधवी कुट्टी। ये कहती हैं कि
स्पीक्स 3 लैंग्वेज, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1, यानी कि 3 भाषाएं बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ और सपना किस में देखती हूँ, 1 में देखती हूँ। ये लाइन आ सकती है, एंड इंट्रोडक्शन की ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलते क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास? वॉल्ट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास, घास याद रखो, बस घास से वॉल्ट विटमैन को याद रखो, घास की पत्तियां, लीव्स ऑफ ग्रास। 106 द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कॉमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में टेनिसन किसकी, कौन से बैटल पे कॉमेमोरेट करते हैं? तो बालाक्लावा क्रीमिया, ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज रिटन इन मेमोरी ऑफ। तो रग्बी चैपल दोस्तों, इनके पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड था, अपने पापा के लिए इन्होंने लिखा था, अपने फादर के लिए। ऑप्शन 3 थॉमस अर्नोल्ड इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी लाइन। 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के चांस हैं। He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth. In the above lines he stands for. तो ये दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, मेमोरियल वर्सेस 1850 में जो इन्होंने लिखा, और उसी में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को जो है प्रशंसा करते हुए लिखा था कि he laid us as we lay at birth. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। ही यहाँ किसके लिए आया? वर्ड्सवर्थ के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 109 इज ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं 109 की ओर। डिकेंस वर्क हैव, चार्ल्स डिकेंस के वर्क में क्या क्या है? तो दोस्तों डिकेंस के वर्क में ह्यूमर है, पैथोज है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, इनमें से कौन सा वर्क टेनिसन ने लिखा है? तो द कप लिखा है, ऑप्शन नंबर A द कप। द कप दोस्तों एक 2 एक्ट वर्स ट्रेजेडी है और ये 1884 में पब्लिश हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी, देन इन हाफ द क्रीड्स, दीज लाइन्स अकर इन। तो दोस्तों ये लाइनें किसकी हैं? बताइए आप। 111 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इन मेमोरियम इज द राइट आंसर। इन मेमोरियम इज द राइट आंसर। 112 बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेली सपोर्ट्स बाइगेमी। 2 शादियों को सपोर्ट किस में करते हैं सेली, कौन से वर्क में? तो एपिसाइचिडियन आपको पता है 1821 में आया, और एडोनिस भी 1821 में। अलास्टर आपको पता है 1815 में लिखा गया, 1816 में पब्लिश हुआ। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका सबटाइटल है, जिसका मतलब होता है इविल जीनियस। और प्रोमेथियस अनबाउंड 1800 से 1820। सही ऑप्शन एपिसाइचिडियन होगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये बाइगेमी को सपोर्ट करते हैं, 2 शादियों को सपोर्ट करते हैं इस वर्क में, एपिसाइचिडियन में। 113 द ओल्ड ऑर्डर चेंज शील्डिंग प्लेस टू न्यू कर्स इन टेनिसंस के किस वर्क में ये लाइनें आती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मॉर्टे डी आर्थर की लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर 4 मॉर्टे डी आर्थर, ये लिखा गया 1842 में। 114 का देखिए 114 अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। ये मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं शेक्सपियर पे कि अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, तुम्हारी कला क्या है? मुक्त है। तो 2 किसके लिए है? 2 स्टैंड फॉर शेक्सपियर, 2 आया है शेक्सपियर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 115 देखिए हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम। बाद में इस्लाम किसने कर लिया था? कमला दास प्यार की बहुत भूखी थी और इनको कहीं प्यार नहीं मिल पा रहा था, कई अफेयर किए, लेकिन हर जगह इनको सेक्सुअल टॉर्चर ही मिला। तो इसलिए लास्ट में ये कृष्ण भगवान की तलाश, कृष्ण भगवान के भक्ति में डूबती हैं, और इन्होंने 65 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था। गजब है कमला दास। ऑप्शन नंबर 2 कमला दास। द लाइन गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती है, मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत अच्छी लाइन है। गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, ऑप्शन 2 मेंडिंग वॉल इज द राइट आंसर। 117 व्हाट अ क्वेश्चन, ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven. What was a great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? The French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन ध्यान रखिए, बहुत अच्छा वर्क है ये। चलते 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 इज ऑन योर स्क्रीन। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाई।
ये कमला दास का वर्क है दोस्तों, कमला दास को बिना पढ़े मत जाइएगा पीजीटी में। 119 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। कुछ लाइनें दी हैं, उनके राइटर के नाम दिए हैं, आपको मैच करना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, ये टेनिसन के क्रॉसिंग द बार की लाइनें हैं जो कि 1889 में वर्क हुआ आया ये। दूसरा, ये तो सही है। दूसरा है कोल्डली सैडली डिसेल्ड द ऑटम इवनिंग, ये अर्नॉल्ड की लाइनें हैं, किसमें रग्बी चैपल अपने फादर के लिए लिखी थी। ये लिखा गया था नवंबर 1857 में, ये भी सही है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, वॉल्ट विटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन जो 1865 में पोयम आई, तो ये भी सही है, ये भी मैच कर रहा है। कह रहा डज नॉट मैच। तो स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज, तो ये शैली की लाइन नहीं है, बल्कि ये जॉन कीट्स ने एक वर्क लिखा है, पोयम लिखी है फैंसी, तो ये उसकी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये डज नॉट मैच। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी लाइनें नहीं मैच कर रही हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कीट्स की लाइनें हैं जो कि पोयम फैंसी में से ली गई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ, वॉल्ट विटमैन को पता है दोस्तों डेमोक्रेसी की ये पोएट रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओ कैप्टन माई कैप्टन इनकी बहुत अच्छी पोयम है, ध्यान रखिएगा। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ, 1850 में इन मेमोरियम लिखी गई। किस पे लिखी गई, ऑर्थर हेनरी हेलम, एच ध्यान रखना, एच से दोस्तों ऑर्थर, एच हेलम भी लिख देता है, एच फॉर हेनरी होता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कीट्स की डेथ पे एडोनिस लिखी गई, शेली ने लिखी, और मैथ्यू अर्नॉल्ड ने थैरेसिस लिखी ऑर्थर ह्यूज क्लॉ पे, और टेनिसन ने लिखी इन मेमोरियम 1850 में ऑर्थर हेनरी हेलम पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बस क्वेश्चन नंबर 122 इज ऑन योर स्क्रीन। द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास, तो थीम ऑफ लव, प्यार की बहुत भूखी थी कमला दास। क्वेश्चन नंबर 123 वर्ड्सवर्थ वाज अ, तो वर्ड्सवर्थ क्या थे, वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे भाई, मैंने शुरू में बताया था। कन्फेशनल पोएट कौन था, कब कन्फेशनल पोएट दोस्तों याद रखिए, अभी बताया कमला दास। जॉन कीट्स जॉन कीट्स क्या थे, हेलेनिस्टिक पोएट थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हेलेनिस्टिक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीजीटी 2010 पेपर, पीजीटी प्रीवियस ईयर 2010 का ये आखिरी क्वेश्चन, और क्या लाइनें हैं। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन, ये लाइनें किसने लिखी हैं। ओपन दाई आईज, अपनी आंखें खोलो, सी दाई गॉड इज नॉट देयर बिफोर दी, और देखो तुम्हारे सामने भगवान नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लाइनें लिखी हैं, लीव दिस चैंटिंग, ये जो पूजा पाठ है इसको कहते हैं छोड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। ये भी अंग्रेजी राइटर रहे हैं भाई, गीतांजलि इन्होंने लिखी, आपको पता है। फर्स्ट नोबल जो लिटरेचर का इंडिया में कोई पाया तो यही पाए 1913 में, आपको पता है। तो दोस्तों ये हमने पीजीटी 2010 का पेपर कवर कर लिया। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे उत्तर समझाए होंगे और डिटेल में बताया है। आप इनको रिवाइज करके जाइए। चैनल लाइक भले मत करिएगा बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मिलेंगी नहीं तो फिर पढ़ोगे कैसे। इसलिए वीडियो लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो, दिल करे तो लाइक करो, वरना कोई बात नहीं, ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।